Hello, everyone. Welcome again to yet another session of Health Conversations. आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। वो इसलिए बिकॉज हम सब जानते हैं कोरोना वायरस से भी बड़ा हुआ कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक वायरल आउटब्रेक है। ऐसे कौन से वायरल आउटब्रेक्स हैं, वायरल डिजीजेस हैं जिनके आज तक वैक्सीनेशन पॉसिबल ही नहीं हुए हैं? एड्स इज वन ऑफ देम। तो आज हम ये जानेंगे क्या कोरोना वायरस एड्स के जैसा वायरस है जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन बनेगा या नहीं बनेगा इस बात का डाउट रहता है, इफेक्टिव होगा या नहीं होगा इस बात की शंका रहती है। तो आइए आज जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आर के श्रीवास्तवा से, जिनके पास 40 इयर्स ऑफ मेडिकल एक्सपीरियंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्स वायरस एंड कोरोना वायरस? Hello, Dr. Sahab. Welcome again for yet another session on Health Talks. Welcome again. सर, आज का हमारा जो सेशन है वो है अबाउट एड्स एंड इट्स सिमिलैरिटी टू सार्स कोरोना वायरस। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हाउ इज कोरोना वायरस डिफरेंट फ्रॉम एड्स? नमस्ते। ये सवाल अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। पहले एचआईवी की थोड़ी बात कर लें कि आज से करीब 40 वर्ष पूर्व इस वायरस के बारे में जानकारी मिली थी और दैट वाज अ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। 40 वर्षों के बाद भी इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं निकला है और ये भी आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है। अभी इसकी वैक्सीनेशन की बातें चल रही है। दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी है तो डिफरेंस भी बहुत है। एचआईवी वायरस का मोड ऑफ एंट्री टू ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कोरोना। एचआईवी वायरस रियली इज ट्रांसमिटेड मोस्टली थ्रू ब्लड और जब शरीर में जाता है तो इसका रेप्लिकेशन भी दूसरी तरह से होता है। ओके। क्योंकि ये भी ल्यूकोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और उसके अंदर ये प्रोलिफरेट करने लगता है। जी। प्रोलिफरेट करने के बाद ये डिफरेंट अपने वायरस के साथियों को पैदा करके वो पर अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है और इसी में वो टी लिम्फोसाइट्स के जो सेल्स हैं उसको नष्ट भी करते जाता है। जी सर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं समराइज करना चाहूंगी, दोनों आरएनए वायरस है, ये सिमिलैरिटी हुई, मगर ब्लड के थ्रू एड्स का ट्रांसमिशन होता है और एयर ड्रॉपलेट्स या ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होता है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके। तो जो मैं बता रहा था कि इनका एंट्री का मोड ऑफ डिफरेंट है, इसका रेप्लिकेशन डिफरेंट है एंड सिम्टोमेटोलॉजी भी डिफरेंट है। एचआईवी का भी डिफरेंट सब चीज, लेकिन कोरोना वायरस का मोड ऑफ एंट्री इज थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जी। ये जाता है, ये भी लिम्फोसाइट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है। जी। लेकिन लेकिन ये एबॉर्टिव अटैक है, यहाँ वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। तीसरी बात, इसकी सिम्टोमोलॉजी भी बिल्कुल डिफरेंट है देन दैट ऑफ एचआईवी। ये बेसिक फाउंडेशन देने के बाद मैं फिर बात करूंगा कि एचआईवी में क्या हुआ कि जो अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया। जी। आज 40 साल हो गए यस सर। और अभी तक क्योर वर्ड नहीं आया है। तो एचआईवी का स्थिति क्या है कि एचआईवी जब मनुष्य के शरीर में, सेल में, कोशिका में जाता है तो इसका बड़ा ही एक डिसेप्टिव रोल है कि ये होस्ट के जीनोम से अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है।
और ये उस होस्ट के सेल से अपने आप को इनडिस्टिंग्विशेबल बना लेता है, जिससे इसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बहुत कम होता है। और इसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बहुत कम होने के कारण ये जो है, इसका एंटीबॉडीज भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज के मात्रा में नहीं पैदा हो पाते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है। साथ साथ ये वायरस इतना जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है कि ह्यूमन सेल्स जब थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बनाएंगे तब तक इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन ये एचआईवी के साथ थी, वेरी गुड न्यूज विद द कोरोना, कि ये सबसे पहले जाता तो है व्हाइट ब्लड सेल्स में, नो डाउट, लेकिन ये एंटीजेनिक स्टिमुलेशन करके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को ये प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। ऐसा माइस में देखा गया है। अच्छा। अब इसमें क्या देखा गया था, सबसे बड़ी बात ये कि जब एंटीबॉडीज ये रिस्पॉन्स माउंट करता है तो थोड़ा माइस में मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखा गया कि ये हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कर देता है, जिसका कि टॉक्सिक इफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स पर हो जाते थे माइस में। अच्छा। तो यही इस वैक्सीनेशन बनाने का इसका यही डर है कि कहीं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स तो ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होगा। ओके। लेकिन अभी तक बड़ी सुखद समाचार का प्राप्ति हो रही है, नहीं, ये वायरस एंटीजेनिक है, एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है और टी सेल को वो इस तरह से ट्रेन कर रहा है कि टी सेल काफी दिन तक शरीर में रहते हैं। एंटीबॉडीज खत्म हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन टी सेल्स रहते हैं कि जब भी वायरल का इन्फेक्शन होगा, टी सेल्स अपने केमिकल्स को लिबरेट करके और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उन वायरसों को खत्म कर देंगे। अतः इसके वैक्सीन बनने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन ट्रायल को समय देना जरूरी है। ये वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट हमारे में शरीर में तो नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ट्रायल सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई बैड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और आज बहुत ही समाचार आप लोगों को मिला होगा, आप टीवी देख रहे होंगे तो, कि ब्रिटेन में जो वैक्सीन बना है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इंडिया वाले भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ब्रिटेन ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने 90 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है बनने के लिए। ये सब समाचार की बातें हैं, मैं इस पर नहीं कुछ ज़्यादा प्रकाश डाल सकता हूँ। जी। जी, रशिया लेकिन की निकट खबर आप। भविष्य में बहुत उम्मीद है हाँ कि जी। वैक्सीनेशन आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, धीरज रखिए, आपको जरूर फल प्राप्त होगा। तो आपने ये बहुत ही क्लियरली और बहुत सरलता से हमें समझा दिया कि क्यों एड्स वायरस का वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें एंटीबॉडी जनरेशन जो होती है वो काफी वीक है या ना के बराबर है, राइट। उसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है जो कि एंटीबॉडीज को जनरेट करती है वो काफी पुअर है। वेरएस कोरोना वायरस में ये ऑलमोस्ट प्रूवन हो गया है कि इट हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, और अगर एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं तो उसको एक वैक्सीन के रूप में बनाया जा सकता है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है सर? बिल्कुल, यू आर 100% राइट। सर तो फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, फिर लोग लोग बस बिना कोई जानकारी के इस तरह से बोल रहे हैं कि आज तक एड्स का वायरस नहीं बना, क्या गारंटी है कि कोरोना वायरस का बनेगा। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ये आज आपने हमें समझाया है सर। ये बात गौर करने लायक है। बिल्कुल सर। इसके साथ मेरा और एक सवाल है। ये ऑक्सफोर्ड और रशिया और मॉडर्ना, ये सभी ने तो वैक्सीन बना दिए सर, बट जब ये वैक्सीन लाइव होगा तो किस तरह से ये लोगों को एक्सेसिबल होगा, गिवन दैट हर किसी को चाहिए होगा, तो प्राइसिंग बढ़ेगी, कैसे हमारी गवर्नमेंट इसको सप्लाई करेगी, इसके बारे में आपका कुछ राय है सर? क्या होना चाहिए आइडियली?
देखिए, वैक्सीन should be for all, but you know our limitations and limitation of the world because उसमें जो है इतने मात्रा में एक बार ही तैयार कर देना संभव नहीं है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे कि जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं, जो लोग एल्डरली हैं, उनको इसको पहले मुहैया कराया जाएगा। फिर जो लोग हेल्थ वर्कर हैं या मोर वल्नरेबल टू हैव इन्फेक्शन हैं, उनको पहले मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे स्टेज वाइज सबको ये मुहैया कराया जाएगा। ये नियम हम समझते हैं कि पूरे विश्व में लागू होगा, ज़रूर, क्योंकि सडनली एवरीबॉडी विल लाइक टू टेक द वैक्सीन बट सप्लाई विल नॉट बी सो मच that everyone will get on the same day. So one has to wait and it should be given according to priority. Who are more vulnerable should get first. Who are less vulnerable, they should wait till their chance comes. Yes sir. Thank you. थैंक यू सर। सर वापस एक और क्वेश्चन में वापस जाते हैं एड्स की तरफ। अगर एड्स का वैक्सीन बनाने का इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है कि उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज उतना साफ नहीं आती है, प्लस इतना समय बीत गया है, सर कोई होप है कि कुछ हो सकता है एड्स के वायरस के वैक्सीनेशन का? HIV के बारे में तो सिर्फ कहा जाता है एक ही बात, तू डाल डाल मैं पात पात। आप उसके एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को बड़ी एंटीबॉडी बनाता है, तब तक वो अपना जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, फिर वो काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्टेबल वायरस जब तक नहीं होगा, हमारा एक मतलब with a definitive result, we cannot say that this vaccine will work against all strains of HIV agent. So I am sorry to say that it is not possible at the moment. ईश्वर करे भविष्य में कुछ ऐसा हो कि बन जाए। जी, उसके साथ एक एडवांटेज ये भी है कि एड्स उस तरह से उतनी रैपिडली फैलता भी नहीं है जितना कोरोना वायरस होता है। इसलिए कोरोना वायरस का इलाज और वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर्ड टू एड्स, बिकॉज़ की ट्रांसमिशन लिमिटेड है। HIV के ट्रांसमिशन मोड को हम सब जानते हैं, काफी 40 वर्षों में अध्ययन हो चुका है। जी। और उस मोड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्टेबल, आप खुद देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल सिरिंजेज हैं। ब्लड सेंटर्स में नेट टेस्ट हो रहे हैं HIV के लिए। दैट इज अ वेरी गुड टेस्ट एंड गिविंग अबाउट नॉट 100% बट आई थिंक 95% प्रिवेंशन। तो ये सब बातें देख के वी आर एबल टू प्रिवेंट HIV at the moment, following the guidelines. Number 2, और इसके चलते HIV रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। आपको कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ गया और आपको बहुत तरह के इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज होने लगे। तो कम से कम आप अगर जागरूक रहेंगे तो इसको रोक सकते हैं। बट दिस कोरोना जस्ट बाय क्लोज कांटेक्ट या इफ यू कम in contact by droplet infection, you can have this corona, and it is proved to be lethal in the comorbid states. तो ये बहुत ही खतरनाक है। और आप अभी देख रहे हैं विश्व में जी। एक तो मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और विश्व में जो अभी इकोनॉमिक है वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है, डगमगा गया है इस कोरोना के चलते। जी। और आप तो इस फील्ड में हैं, जानते हैं कि कितने का जॉब चला गया, कितने की नौकरी चली गई, कितने का परिवार खत्म हो गया। सो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी फॉर द टाइम बीइंग कि इसको हम लोग कंट्रोल करके वैक्सीनेशन दे करके निकाल करके सो दैट कि पटरी पर अर्थव्यवस्था को हम लोग ला पाएं और जीवन को बचा सकें। जी सर, बट वहां पे हमें थमना नहीं होगा, क्योंकि अगर एक वायरस आके दुनिया को इस तरह से घुमा सकता है, सर कल कोई और नया वायरस आ सकता है, बैट्स के थ्रू या किसी और जानवर के थ्रू। सर
क्या इसका क्या सोल्यूशन है? क्या ये हमेशा हम वायरस के पीछे भागते रहेंगे? कभी हम वायरस से आगे नहीं निकल सकते सर? Life is a challenge. Face it. Life cannot have a uniform motion in a linear direction. जी, You have to struggle. You have to fight. Be ready to fight. Find out weapons, whichever is available to you, so that your life should go smoothly. और ये नहीं सोचना चाहिए कोरोना की जीत के बाद आपकी लाइफ पूरी स्मूथ हो जाएगी। ये समस्या आती रहेगी। आपको जानकारी बढ़ानी है, अपनी तैयारी करनी है, आपके शरीर को इस तरह से स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त रखना है कि बाहर से होने वाले आक्रमण को आप अपने इम्यून सिस्टम जो गॉड गिफ्टेड है, उसके द्वारा आप जीत सकें। जी सर, धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। अगेन आपने बहुत ही सरलता से हमें समझा दिया है कि कोरोना वायरस डिफरेंट है एड्स वायरस से, और ये कहना कि क्योंकि आज तक एड्स का इम्यूनाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ है, एड्स की वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस का होगा या नहीं होगा। आपने क्योंकि उसके अंदर का लॉजिक समझाया है, हाउ दीज टू वायरसेस आर डिफरेंट, it's pretty clear कि we have an advantage in coronavirus that it has antigenic properties, antibodies produce होते हैं, कराए जा सकते हैं, and vaccination is not a far off possibility. Thank you so much sir. Any parting comments sir? बस आज तो बहुत अच्छा समाचार आया है ब्रिटेन से कि जी, जो ट्रायल उनके हुए हैं, सेकंड स्टेज के ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, वो करीब 1100 लोगों में हुए हैं। तो उसमें किसी को भी कोई बैड साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, एंड दे हैव गॉट a good amount of antibody which is said to be protective. T cells are also trained to protect from that invading virus, so-called corona. So जी, thank you very much. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर आर के श्रीवास्तवा से, और अक्सर हमें एक स्टेटमेंट पता चलती है, एड्स ऐसा है, कोरोना वायरस ऐसा है। आज हमने ये सीखा कि किसी भी बात को फेस वैल्यू पे ना लेके उसके अंदर के डिटेल्स को समझे। जैसे कि हमने समझा कि कोरोना वायरस में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एड्स में, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन पॉसिबल है, वैक्सीन की डेवलपमेंट पॉसिबल है। हम और भी इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारी आपको लाते रहेंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक करना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।